प्रो मॉडल्स हैं, हाँ, जिनको चीट किया गया है एक डेढ़ महीने पहले। व्हाट आर प्रो मॉडल्स? प्रो मॉडल्स जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से, दे नो इन एंड आउट इंडस्ट्री, और वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में आके अचानक से लंबा जंप के लिए वो किसी फ्रॉड को लाखों रुपए पे करते हैं, क्योंकि वो फ्रॉड दिखाता है कि आपको फिल्म में ब्रेक मिल रहा है, सीके ब्रांड में आपको फेस बनाया जाएगा। ओके, इस चीज़ को सही मान के और वो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और उनको फिर से ब्लॉक कर दिया जाता है वहाँ से। एंड दे कम टू अस कि भैया सर आप गलती हो गई, आपकी बातों को हमने ध्यान नहीं दिया, ओके। और हमारे साथ ऐसा हो गया, नाउ व्हाट। तो इनके लिए कोई गाइड गुरु नहीं? बिल्कुल गाइड गुरु है ना। हेलो, आई एम जिमी मोरे, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल कूल टाइम टॉक्स। और आज हमारे साथ है इंडिया के सबसे मशहूर क्रिएटिव और टैलेंटेड शो डायरेक्टर सैम चर्चिल। हाउ आर यू सर? मैं थोड़ा इसको एक्सेप्ट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच जिम्मी एंड योर टीम कूल Thank टाइम you. टॉक्स। एंड इस पॉडकास्ट के लिए मैं खुद बहुत एक्साइटेड था, सो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हैव यू हियर ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से आज हम, इसलिए आया हूँ मैं। तो कैसी रही आपकी जर्नी? जर्नी समंदर की लहरों की तरह थी जिम्मी। एक यंग बंदा एक गांव से आता है कुछ और बनने, और वहाँ के माहौल को देख के कुछ और बन जाता है। तो जर्नी बहुत ही डिफरेंट, डिफ़िकल्ट, ऐसा कभी नहीं बोलूँगा कि बहुत ही एंजॉय किया मैंने अपनी जर्नी। काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ में गुजरी है मेरी ज़िंदगी एक्चुअली। Okay. तो इफ़ आई स्टार्ट, आई वॉज अ स्कॉलर, ओके, है ना। पढ़ने में बहुत ही शानदार था, क्योंकि हमारे यूपी बिहार में ये कहा जाता है कि इधर आप डॉक्टर बनते हो या इंजीनियर बनते हो या आईएएस बनते हो। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ये यहाँ का बंदा कोई फैशन इंडस्ट्री में जाके मॉडल बनेगा या शो डायरेक्टर बनेगा। तो ऐसा मैं बना। आई हैव डिसाइडेड टू बी अ सिंगर। ओके। मुझे सिंगर बनना था। लखनऊ से मेरा एजुकेशन हो रहा था, आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था मैं, क्योंकि मेरे डैड चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं। और वो प्रिपरेशन छोड़ के 12th का एग्ज़ाम, 12th कैसे कैसे पास करके, और मैं बॉम्बे आता हूँ सिंगर बनने। तो बेसिकली आप बिहार से बिलोंग करते हो? बॉर्डर कह सकते हैं, Okay. गोरखपुर। ओके, गोरखपुर से। हाँ, तो वहाँ से बिहार बहुत नज़दीक है। ओके, और बट एजुकेशन जो हुआ वो लखनऊ में हुआ है। तो ओके। मेरा बचपना या जवानी कह लो थोड़ा वाला बहुत लखनऊ में बीता था। अच्छा, और वहाँ से मैं नॉन कोएड स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा है ना, लड़कियाँ नहीं थी स्कूल में। अच्छा। और लोग पूछते हैं कि लड़कियाँ नहीं देखी इसलिए फैशन इंडस्ट्री में आए। ऐसा कुछ भी नहीं था। काफी डिफिकल्ट हुआ होगा आपके लिए। उस समय पता ही नहीं था जिम्मी। एक तो हमारे टाइम पे रिसोर्सेज बहुत कम थे। मल्टीमीडिया फ़ोन ही नहीं था, मल्टीमीडिया तो बहुत दूर की बात है। इंटरनेट का भी एक्सेस नहीं था हमारे पास, तो पता ही नहीं था यार। सिर्फ पता था कि लड़कियां हैं, होती है, रोड पे देख लिया, कोचिंग में देख लिया, इधर उधर। किससे देखते थे? स्कूल में नहीं देखा, क्योंकि स्कूल में थे ही नहीं। टीचर्स भी सब लड़के थे? यार याद तो नहीं आ रहा है, बट मैक्सिमम। ओके, तो आपने लखनऊ के बाद डायरेक्टली आप मुंबई आए। यस, देन योर जर्नी स्टार्टेड। यस। तो आप क्या सोच कर आए थे कि मुझे क्या करना है आगे? जिम्मी, मैं सिंगर बनने आया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत ही कमाल कर रहा था। ओह, lovely। ठीक है, हमें हर इंसान को लगता है यार कि आप शाहरुख खान हैं, किसी लड़की को ऐश्वर्या राय लगती हैं खुद को, तो हर इंसान अपनी नज़र में हीरो होता है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप कुंवर सानू की आवाज़ बहुत प्यारे से गाते हो। किसने बताया आप? मैंने सुना है, हमारी टीम ने सुना है, पूरी टीम ने देखा है। तो यस, मैं गाना गाता था, और बेसिकली यूपी वालों का, और जो बिहार से टच है यूपी, हाँ, वहाँ पे उच्चारण का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, कुछ वर्ड्स को लेके। तो जब मैं आया बॉम्बे में सिंगर बनने, और मैं गया ट्रेनिंग लेने क्लासिकल म्यूज़िक। ओके। क्योंकि कहा जाता था कि अगर आपको प्लेबैक सिंगर बनना है, हाँ, यू हैव टू बी ट्रेन्ड। राइट। तो मैं एक बहुत बड़े गुरुजी की तलाश में निकला। किसी से पता चला कि इन्होंने सारे बड़े सिंगर्स को ट्रेनिंग दिया है। ढूंढते 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 पनवेल में मिले मुझे वो। ओह, ग्रेट।
और मैं पहुंचा उनके पास। बहुत बहुत कमाल की स्टोरी है ये, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इस गए में। तो मैं उनके घर पहुंचता हूँ, एक 1.5 BHK घर में, वेरी सिंपल इंसान थे वो गुरुजी हमारे। उन्होंने बुलाया मुझे कि 3-4 महीने से तू कॉल कर रहा है मुझे, इतना अच्छा गाता है क्या तू? मैं बोला गुरुजी एक बार सुन लीजिए। और मैं बहुत ही बिलो एवरेज लुकिंग बंदा था, मैं मॉडलिंग का कोई लेना देना ही नहीं था, मैं सिंगर बनने आया था। अभी तो आप हीरो दिख रहे हो, इतने सारे टैटू। ये जर्नी के बारे में बताऊं? ये जर्नी काफ़ी बड़ी है। ये टैटू पहले थे या बाद में बनवाए? मैं सब बताऊंगा, पहले जर्नी खत्म करने दो मुझे, लेट मी फिनिश माय जर्नी। तो मैं गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी ने कहा कि डिनर करो। मैं डिनर कर रहा हूं, मैं आप भी ज्वाइन करो। मैं बोला नहीं गुरुजी, इतने दिनों बाद मिले आप, मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगा। तो गुरुजी ने खाना खाया और बुलाया मुझे। उन्होंने कहा कि सुनने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास हर रोज़ 200 लोग आते हैं। ओह शिट। तो अब तुम समझ लो कि कंपटीशन कितना है आपके लिए। लेकिन किसी किसी दिन वो 200 लोगों को भी मैं लौटा देता हूँ, क्योंकि मैं सिंगर्स बना नहीं सकता। 2 टाइप के सिंगर होते हैं, उन्होंने कहा कि एक बंदा जो पेट से गाता है और एक सिंगर जो दिल से गाता है। लवली। तो जो दिल से गाता है, जो सोल से गाता है, मैं उसको ही ट्रेनिंग देता हूँ। मैं बोला गुरुजी ये तो नहीं पता इतना मुझे पेट से गाता हूँ कि मैं दिल से गाता हूँ, आप यू लिसन टू मी। तो उन्होंने तानपुरा करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, राइट। उन्होंने किशोर दा का एक गाना बोला कि आप इसी पिच पे उस नोट पे आप गाओ मुझे हो। और टच वुड, मैं ट्रेन बंदा नहीं था ना, मैं गाया और ही वॉज इन टीयर्स। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा, मैं कोई TRP गेन नहीं कर रहा, बट यस उन्होंने मुझे फ्री में ट्रेनिंग दिया। जब तक मैं ट्रेनिंग लिया, ही डिडंट चार्ज मी अ सिंगल पेनी। लवली, ग्रेट। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बहुत। वो कौन सा गाना था? वो वो गाना था किशोर दा का, एक गाना है घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। दो शब्द उसके या 2 सेंटेंसेस वो बिल्कुल किया जाएगा, मैं वो बिल्कुल एंड में मैं बिल्कुल 2 लाइन सुनाऊंगा। लेकिन यही गाना था और गुरुजी ने मुझे ट्रेनिंग दिया। और मैं जब तक उनसे सीखता रहा, मैं आज जिस मुकाम पे हूँ म्यूज़िक में, ओके। म्यूज़िक में आई थिंक फैशन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं मेरे म्यूज़िक के, बहुत कम लोगों को पता है ये बात। तो वो 6 महीने की ट्रेनिंग आज तक, ग्रेट। आई एम टचिंग 40, 40 साल में टच कर रहा हूँ। ग्रेट। और वो आज तक इंटैक्ट है, वही वॉइस, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं। तो क्रेडिट गोज़ टू गुरुजी। और उनका नाम आप बोल सकते हो? उनको मिस्टर जोग बुलाते थे। अच्छा। तो मैं गुरुजी ही बोला, कभी नाम से कभी नहीं बुलाया। ओके। कमाल के इंसान थे वो। जब तक मैं सीखा, बहुत थोड़े दिन ही सीख पाया, बट ओके। तो आपने जर्नी स्टार्ट की सिंगिंग से? यस, मैं आया ही था सिंगर बनने। और फिर सिंगर के बाद यू हैव बीन द फेमस शो डायरेक्टर एंड सो क्रिएटेड टैलेंटेड। वो कैसे? इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। मैं जब सिंगिंग कर रहा था, मैं बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे था, मुंबई हो गई है, तो डोंट माइंड, बॉम्बे ही बोलता हूँ मैं। तो उस समय मैं किसी से मिला जिन्होंने कहा सैम यू हैव गॉट अ गुड हाइट, आपको सिर्फ अपनी बॉडी पे काम करना है। क्योंकि मैं आपसे भी आधा था, मैं आई वॉज 45 kg वेट गाय। 45 मेरे पास है वो। हाँ, बिफोर आफ्टर मैं दिखाऊंगा आपको, इनको क्रेजी। डबल द गेन, यू 19 now. डबल द गेन, आई मीन एक पीक टाइम पे आई वाज 96। ओह। सो अभी लीन का ज़माना है, तो अभी 80, 81, 82 पे मैं मेंटेन, लास्ट 5-6 ईयर से मैं ऐसे ही मेंटेन हूँ। ओके। तो और उस समय बॉम्बे के जब फैशन इंडस्ट्री को मैं दूर से देखने लगा, तो मुझे लगा कि आई डोंट फिट हियर। मतलब अपने आप को मैं फिट ही महसूस नहीं किया कि मैं आज के लिए बना हूँ। अच्छा। मतलब वो ग्लैमर, वो, और मैं एक सिंपल सा बंदा, गिन चुन के 1-2 पैंट हुआ करते थे, गिन चुन के 1-2 टी-शर्ट्स होते थे। लेकिन ऐसा कि यू बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली। यार जिमी, बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड है नो डाउट, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के लिए मैं रिवोल्ट करके आया ना। ओके। तो लड़के आया, मेरे डैड चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं। ओके।
मेरे अंकल्स, मेरे कजन्स, सबने डैड को बोला कि लड़का हाथ से निकल गया, इज्जत तबाह कर देगा, नाचने गया है, क्या करने गया है ना। तो नोबडी सपोर्टेड मी। ओके। तो अब समझ सकते हो, जब सपोर्ट नहीं फैमिली का, तो फिर इंसान वो दो ही पैंट, दो ही शर्ट। जिस फैमिली से बिलोंग कर, हाँ हाँ, उस फैमिली में आपका बिजनेस अलग था, राइट? बिल्कुल। तो आपको इंटरेस्ट कहाँ से आया? मतलब उस टाइम पे कुछ ऐसे टीवी देखते थे आप, मैं- या सोशल मीडिया भी नहीं था उस टाइम पे? मैं एक बड़ा रीज़न है, मैं बताना चाहूँगा, मैंने कभी नहीं बताया। तो जिम्मी, ये आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को पता चलेगा। Right. मैं बीइंग ए स्कॉलर गाय, मैं पीक टाइम पे पढ़ाई छोड़ के मैं सिंगर बनने क्यों आया। ओके। मुझे याद है, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल का नाम था RLB, लखनऊ का वन ऑफ द फाइनेस्ट CBSE स्कूल है, RLB व्हाट इज? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, ओके। तो CBSE का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल, एडमिशन बहुत ईजिली नहीं मिलता था। तो हमारे स्कूल में सारे मेल थे, और मैं अपने आप को बहुत ही कमाल समझता था ना, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था मैं। ओके। तो फेयरवेल होता है ना, 12th का एग्ज़ाम से पहले हमारा फेयरवेल हुआ। अच्छा। तो फेयरवेल में एक जो आजकल पैजेंट बोलते हैं हम लोग, उस समय नहीं पता था, तो मिस्टर RLB करके एक सेम डे पता चला कि आज एक मिस्टर RLB होना है। ओके। और मेरे क्लास में से कुछ 10-15 बच्चों को सेलेक्ट किया गया, और मैं उसमें नहीं था। जिम्मी, मैं उसमें नहीं था, और मुझे बहुत बुरा लगा। आई फेल्ट सो बैड कि यार, जिनको 40% आते थे वो भी स्टेज पे थे, और मेरा बेस्ट फ्रेंड, अभी वो मेजर है, वो भी स्टेज पे था। ओके। मैं स्टेज पे नहीं है ना, मैं रोना चाहता था। हाँ, आई कुडंट। आप एक्सप्रेस करना चाहते हाँ, मैं रोना चाहता था कि मैं क्यों नहीं वहाँ पे, बहुत बुरा लगा मुझे। तो एक रीज़न, जो मेन रीज़न था, वहाँ से एजुकेशन से दूर होकर खुद को ऐसा बनाने का कि जब मैं चलूँ तो लोग देखें मुझे। मेरी ख्वाहिश यही थी। हाँ। जिनमें मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं सोनू निगम बनूंगा, कुमार सानू बनूंगा। ओके। आई वॉन्टेड टू बी डिफरेंट। उस लॉट से मुझे डिफरेंट बनना था। आई वॉन्टेड टू प्रूव कि मुझे क्यों नहीं किया गया सेलेक्ट। ओके। मतलब इट वाज लाइक सेल्फ लव फॉर यू, कि मुझे कुछ अपने लिए करना है। मतलब उस एज में कहते हैं कि इंसान अपना मेन मकसद चुनता है ना। बट हम लोगों को हमारे छोटी जगहों पे मकसद आपके ऊपर थोपा जाता है फोर्सफुली। पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, आपके फ्रेंड्स का एक्सपेक्टेशन, आपकी सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर थोपा जाता है जिम्मी, कि उसका बेटा इंजीनियर बना है तो मेरा भी बेटा इंजीनियर बनेगा, या वहाँ से डॉक्टर बना तो ये भी डॉक्टर बनेगा। मैं जैसे बोला, 2 ही 3 चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ छोटी जगहों पे, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS। तो मुझे कुछ अलग ही करना था जिम्मी। ग्रेट। और उस अलग करने के चक्कर में एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत कर गया। वो जर्नी में कई बार मुझे लगा कि मैं पढ़ने में अच्छा था यार, इंजीनियरिंग किया होता, घर वाले भी खुश होते, वही रेस्पेक्ट मुझे मिलता जो औरों को मिलता है घर पे। ओके। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट जिम्मी। हमारी इंडस्ट्री में बेसिकली आप बीइंग एन आर्टिस्ट, यस। आपको ये सब बातें पता होंगी, या यहाँ जितनी टीम है यस। उन सबको पता होगा। एवरीवन हैज टू सफर थ्रू दिस, Yes. क्योंकि हर एक का बैकग्राउंड अलग होता है, वेरी ट्रू। हर एक की सोच अलग होती है, एक्सपेक्टेशन अलग होते हैं। आपने ऐसे इस जर्नी में जब आप शो डायरेक्टर अपने करियर चुना, उस वक्त आपको लगा कि आपको वापस जाना चाहिए घर पे? शो डायरेक्टर नहीं, मैं जब मॉडल बना, फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन सभी को आप बताना चाहोगे, मैं बताना चाहूँगा कि मैं एज ए मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया, हाँ। और काफ़ी कमाल का मॉडल था मैं। ओ। फिजिक की बात की जाती थी उस समय, तो सैम चर्चिल बिन ऑलवेज ऑन टॉप, मतलब कोई आसपास भी नहीं था। और अभी तो वो आपको बताने की जरूरत ही नहीं नहीं, अभी तो बहुत है। तो अलग बात हो गई। उस समय की बात कर रहा हूँ, आई वॉज 22-23। ओके। और उस समय फिटनेस और फिजिक जो भी बातें की जाएंगी, उसमें एक मुकाम था मेरा। ओके। क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरी पहचान मेरी बॉडी है, अगर ये बॉडी नहीं रही तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं। तो ये भी एक इनसिक्योरिटी थी कि मेरी बॉडी बनी रहनी चाहिए। ओके। कितने साल तक जिम्मी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं रोटी राइस देखा तक नहीं, क्योंकि मुझे लगता था मैं रोटी राइस खाऊंगा, मेरे एब्स गायब हो जाएंगे ओह शिट। और मेरी बॉडी ख़त्म हो जाएगी,
और फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। ओके, तो वो डर था। वो डर ही था जिम्मी। आप बिलीव नहीं करोगे, लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि मुझे इसने इंस्पायर किया, मुझे मेरे पेरेंट्स ने इंस्पायर किया, मुझे फलाना ने इंस्पायर किया। दिस इज ऑल बुलशिट बुलशिट। जिम्मी। यू आर द वन हु इंस्पायर योरसेल्फ। यस। आप इंस्पिरेशन खुद से लेते हो, और मेरा इंस्पिरेशन मेरा डर था। राइट, दैट्स व्हाट। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने। बहुत बड़ी बात। मेरा डर नोबडी एक्सेप्ट, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप किस चीज़ से आपको डर लगता है। सभी बोलेंगे कि मैं स्टेशन पे सोया, मैं बड़ा पाव खा के जिया। ये नौबत कभी नहीं थी मेरी। एक्चुअली वो डर होता है हर किसी में, जो बोलते हैं कि मुझे अभी घर वापस जाना पड़ेगा, मैं इससे इंस्पायर हो गया। एक्चुअली डर खुद का होता है कि अगर मैं वापस गया तो मैं खुद के नज़रों में गिरूंगा। लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना आपके चैनल पे। वेरी, यही तो मैंने बोला ना, तो सबसे टैलेंटेड, सबसे ग्रेट, एंड यू आर अ ग्रेट सोल। थैंक यू सो मच। ये आपका डर था या क्या आपका पैशन था? जिम्मी, अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा पैशन था तो गलत नहीं होगा, और अगर ये मैं बोलूँ कि मेरा डर था तो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि पैशन जीने के लिए आपको रिसोर्सेज लगते हैं। सिर्फ पैशन लेके आप कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाते। फैक्ट है, आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। और एक रिसोर्स था कि मेरे घर से एक लिमिटेड अमाउंट आता था मेरे लिए, ओके। कि बच्चा एक पीजी में रहता है, उसके फिटनेस का इतना खर्च है, और बहुत ही काउंट करके मैं ज़िंदगी जीता था। मैं डिमांड नहीं कर सकता था कि मुझे पार्टी जाना है, मुझे पैसे चाहिए, या मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, मुझे पैसे चाहिए। मुझे प्रूव करना था खुद को, उसके बाद में शायद मैं जो भी बोलता। लेकिन हाँ, मुझे याद है इनिशियल कुछ डे जब मैं सिंगर बनना चाहता था, मेरे डैड बहुत सपोर्टिव थे ओके। सिंगर बनने के लिए। बट जब मैं मॉडलिंग में आया तो सबने हाथ ऊपर कर दिया कि ये तुम क्या करने जा रहे हो, तुम सिंगर बनने गए थे। हाँ। और उनकी भी गलती नहीं थी। उनको ये लगा कि अभी सिंगर बनने गया है, अब ये सिंगर बन के अब छोड़ के अब ये फैशन में जा रहा है, फैशन छोड़ के बोलेगा मैं घर आ रहा हूँ। और एजुकेशन में भी गैप होता जा रहा था। राइट। मेरे डैड ने बोला कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लो। जैसा आपको डर था उसको वैसे ही उनको डर लगने लगा। भाई, हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के करियर को लेके वो रहता ही। आई मीन मेरे पेरेंट्स कोई अलग पेरेंट्स नहीं थे, एक नॉर्मल पेरेंट्स, गांव से बिलोंग करने वाले लोग। अपने गांव के आजू बाजू छोटी जगह पे सभी एक दूसरे को जानते हैं। राइट। शहर होता तो शायद एक बिल्डिंग में ही लोग आपको पहचानते हैं, बट गांव में 8-10 किलोमीटर एरिया में लोग जानते हैं एक दूसरे को कि भाई इनका बेटा बॉम्बे गया है, तो वो वायरल हो गया न्यूज़। हाँ, ओके। कि हीरो बनने गया है। नोबडी टोल्ड कि वो सिंगर बनने गया है। बॉम्बे गया है मतलब हीरो बनने गया है। टीवी पे कब दिखेगा? ओके। टीवी पे आज तक नहीं दिखा। तो उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए। अरे, उनकी एक्सपेक्टेशन की वजह से वो डर डैड के अंदर बैठ गया कि अगर ये कुछ नहीं कर पाया, वापस आ गया, तो वो क्या जवाब देंगे। और उनका डर जो था वो मेरे लिए इनसिक्योरिटी बन गया। ओके। वो उसको लेके मैं बहुत इनसिक्योर हो गया, और वो इनसिक्योर होके मेरा पैशन जो था वो पीक पे चला गया। पीक पे चला गया। हाँ। कि अगर मैं जिम नहीं गया मेरी बॉडी खत्म हो जाएगी। और मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, आई डोंट नो। राइट। कि मैं जिम नहीं गया तो मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, और फिर करियर ख़त्म हो जाएगा तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, और वापस जाऊंगा तो मेरे डैड को फेस करना पड़ेगा। तो एक ये चैनल था। बट अल्टीमेटली आई वाज द वन जो इंडिविजुअली फेस कर रहा था एवरी डे। ओके। क्योंकि आप पढ़ाई करके कोई जॉब ज्वाइन करते हो, आपको पता है मंथली आपको एक एंड में एक अमाउंट मिलना है। राइट। मतलब पता है कि बच्चा काम कर रहा है। काम कर रहा हमारे साथ कुछ था ही नहीं। मैं जिम किए जा रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं है कि जिम के बाद क्या करूँगा, बॉडी बनने के बाद। है। आपके कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स नहीं थे? अरे कुछ नहीं था यार, फोन तो था नहीं। इंटरनेट पे जाके घंटों लाइन में लगे रहते थे, वहां पे भी कुछ सर्च होता है। फेसबुक नहीं, इंस्टा नहीं, और कुछ भी नहीं आया था तब। तो पता ही नहीं चलता ना कहाँ जाना है। आप जहाँ पे रहते थे वहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल जो थे वो कैसे थे? कोई फैशन इंडस्ट्री का नहीं था। ओके। और उन लोगों की नज़र में मैं हीरो था। तो हमको एक अलग एक्सपेक्टेशन थे आपसे। भैया एक्सपेक्टेशन इतने थे जिम में कि ऐसा दबा जा रहा था मैं। हाँ। कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। मुझे याद है मैं 30 क्वाइन लेता था और बैठ जाता था, कहीं से नंबर मिलता था वो क्वाइन बॉक्स में डाल के किसी फोटोग्राफर को कॉल कर रहा हूँ कि मिल लो मुझसे, किसी आपके जैसे डायरेक्टर को कॉल कर रहा हूँ, या यहाँ जो फोटोग्राफर्स लोग हैं उनको कॉल कर रहा हूँ। नोबडी एंटरटेन्ड यार, नोबडी एंटरटेन्ड।
मतलब मुझे याद नहीं, हज़ारों कॉइन डाले होंगे मैंने कॉइन बॉक्स पे। मैं बोलता था कि शूट तो दिखाओ मुझे, कुछ तो पता चले मुझे होता क्या है, मुझे करना क्या है। नोबडी। फिर कैसे मैनेज किया ये? फिर मुझे बताया किसी ने कि यू पे दिस मच, आई विल मेक योर पोर्टफोलियो। ओके वो पोर्टफोलियो का भी नहीं पता था क्या होता है पोर्टफोलियो। ओके। मैं गया, आई पेड सम 5,000 रुपीज़, हाँ वो भी कहाँ से इकट्ठा करके, क्योंकि मुझे याद है मंथली कुछ 5-6 हज़ार रुपये आते थे। दैट वाज जुगाड़ एट दैट टाइम। हाँ, मतलब घर से 6 हज़ार रुपये आते थे। उसी 6 हज़ार में आपको मंथ आपका निकलना है, बट वो एंड तक ख़त्म हो जाते थे उससे पहले ही। उससे पहले ही। हाँ, तो बहुत ही लिमिटेड लाइफ कर रखी गई थी बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो मैं गया, पोर्टफोलियो बनवाया। जब पिक्चर देखा अपना मैं ना, तो जिम्मी मैं बता नहीं सकता, मैं अपने आप को उतना अच्छा कभी नहीं लगा आफ्टर द एडिट। हाँ, तो वही पोर्टफोलियो जो आया, उतना अच्छा मैं खुद को कभी नहीं लगा। मतलब ऑफ कोर्स उससे बहुत ही कमाल बना बाद में मैं, बट उतना अच्छा मुझे आज भी वो पहला पिक्चर याद है। मैं जब देखा खुद को, मैं बोला मुझे कोई नहीं रोक सकता है स्टार बनने। बट तुम बिलीव नहीं करोगे जिम्मी, और उसी सराउंडिंग में लोगों ने मुझे कहा कि यू वेस्टेड योर मनी, 4-5 हज़ार रुपये क्यों बर्बाद कर दिए, तुम बने ही नहीं हो इस इंडस्ट्री के लिए। ओह शिट। हाँ, लुक एट योर फेस, लुक एट योर बॉडी, कुछ नहीं है यार, आप इंडस्ट्री को बिलोंग ही नहीं करते हो। मतलब एक जगह पे आपका सेल्फ मोटिवेशन फोटो और दूसरी जगह पे। हाँ, मतलब मैं ऐसा पीक पे आ गया कि अब मैं बन गया स्टार। हाँ। और दूसरे दिन मैं पिक्चर लेके जाता हूँ कि मुझे काम दे दो, तो ऐसे पिक्चर मेरे सामने फाड़े जाते हैं जिम्मी, आप बिलीव नहीं करोगे। उतना बुरा अगर किसी के साथ आज मैं करूँ, आज मैं उस पोजीशन पे हूँ कि किसी को भी लॉन्च कर सकते हैं, किसी को भी इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशन पे ला सकते हैं। अगर मैं किसी भी एस्पायरिंग टैलेंट को अगर ऐसा करूँ तो टचवुड वो इंडस्ट्री छोड़ के चला जाएगा। ओह शिट। इतना स्कोप हो के भी वो बंदा या बंदी इंडस्ट्री छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी। बट अगेन सेम पोजीशन आ गया कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। नहीं था। आप अपने स्टूडेंट्स को उस तरह से देखते हो, उस नज़रिए से आपके पास्ट में जाकर? मैं कभी नहीं देखा जिम्मी। क्यों नहीं देखा मैं? एक बड़ा रीज़न है, शायद ये लाइन वायरल हो जाएगी। हाँ, मैं किसी को अंडरस्टिमेट नहीं किया। मुझे याद है, मुझे जिसने अंडरस्टिमेट किया आज वो मेरे सामने ऐसे बैठ भी नहीं सकता है। राइट। एंड दे फील इट कि मैंने ऐसा क्यों किया था इस बंदे के साथ। दे ट्राई टू कनेक्ट विथ यू राइट नाउ हज़ारों बार। सैम भाई, ग्रेट। सैम भाई एक बार तो मिलो, एक बार तो शूट कराओ हमारे साथ, हमारे पास इतने मॉडल हैं यार, हमारा करियर बन जाएगा। वो लोग आज ऐसी बातें करते हैं। तो सेम, मैं एक एस्पायरिंग टैलेंट को कभी अंडरस्टिमेट नहीं किया। वो क्या पता वो कल जाके सैम चर्चिल ही बन जाए यार। नोबडी नोज। एंड यू विश फॉर दैट कि मैं और मैं जिनको ट्रेनिंग मैं आप कभी यू कम अक्रॉस मैनी पीपल, जिम्मी आप फिल्म डायरेक्टर हो, आप बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट किया आपने, एंड इट्स एन ऑनर टू बी हियर, फ्रैंकली स्पीकिंग। सेम ईयर। अरे नहीं, तो आप विल कम अक्रॉस पीपल और उनसे पूछो आपके सैम चर्चिल आपको क्या बोलते हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि यार आप लोग मुझसे बहुत बेटर हो, क्योंकि मैं अपना स्ट्रगल जानता हूँ। आपको स्ट्रगल करने की जरूरत भी नहीं। यू कम टू मी और आपको मैं लॉन्च करता हूँ विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी। दैट्स अ बिग डील। मैं एक पैसा नहीं लेता मॉडल से, और आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। सुन लो ऑडियंस, सुन लो। आई डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी। अगर आप डिजर्विंग हो तो आपको लॉन्च करने का जिम्मा मेरा है। और इस वीडियो के थ्रू जो भी टैलेंटेड लोग हैं, जिनको पता भी है, प्लीज़ आइए और करेंगे लॉन्च। जिसको भी लॉन्च होना है, अपनी जिंदगी में स्टार बनना है, तो आइए और ज्वाइन हो जाइए सैम चर्चिल सर के साथ। आपने सिंगिंग छोड़ दी राइट? उसके बाद आपने फैशन इंडस्ट्री ज्वाइन की, और फैशन इंडस्ट्री में आपने एक मॉडल होने के लिए आपने डिसाइड किया कि मुझे मॉडलिंग करनी है। आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया? आपको उस फील्ड के बारे में पता नहीं है एंड यू स्विच्ड योर प्रोफेशन। ये सेम क्वेश्चन मेरे डैड ने भी पूछा था मुझसे, ओके। और मेरे पास कोई जवाब नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ। मेरे पास जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिसोर्सेज थे ही नहीं, कुछ नॉलेज ये भी नहीं पता था कि उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है, मॉडलिंग का बैकग्राउंड भी जानना होता है, कुछ टेक्निकलिटी होती है वो भी पता होना चाहिए। बट मैंने जैसे बोला कि मुझे किसी ने कहा, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था एक्चुअली, और उसने इतना ट्रस्ट दिखाया मुझ में कि तुम बन सकते हो क्योंकि यू हैव गॉट ऑल द क्वालिटीज़, सिर्फ बॉडी बना लो तो मुझे लगा कि अब मैं जिम ज्वाइन करूंगा और 5-6 महीने में मेरी बॉडी बन जानी है, और मैं फिर मॉडल
बन जाऊंगा और मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके सो मैं उस वे में सोच के मैं रिस्क लिया, क्योंकि ओके म्यूजिक का मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बट व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या, उसके बाद मुझे गेट नॉक करने पड़ेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के, इसके उसके। और मैं काफ़ी सिंगर्स से मिलता था जो लाइव शोज करते थे, बड़े बड़े घराने के सिंगर्स जिनको कभी मुलाकात करने का मौका नहीं मिला किसी म्यूजिक डायरेक्टर से। तो मुझे ये लगा कि मैं तो एक अननोन प्लेस से आया हूँ, Okay. सिर्फ अच्छा गाता हूँ मैं, और अच्छे गाने वाले हज़ारों हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग जिम्मी, मैं अगर आई नेम इट अरिजीत एंड ऑल, इनसे कमाल कमाल के सिंगर पड़े हैं इंडिया में, बट उनको वो चैनल नहीं मिलता, उनको कनेक्ट नहीं मिलता, उनको कांटेक्ट नहीं मिलता, इसकी वजह से वो स्टेज पे ही रह जाते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझ में उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं जाके गेट नॉक करूँ लोगों का ओके और मुझे सिंगर बन जाऊँ मैं। तो वही बात आपने इस मॉडलिंग के बारे में नहीं सोची? मुझे जो बताया गया हाँ। कि तुम सिर्फ बॉडी बना लो, हाँ आपकी हाइट है, आपको काम मिलने लगेगा, आपको मूवी में काम मिल जाएगा या आपको सीरियल में काम मिल जाएगा। ओके और इतना ग्लैमर है इस इंडस्ट्री में ना, जो मुझे दिखाया गया, हाँ तो मैं तो बहक गए आप? बहक गया। मैं खुल के बोलता हूँ कि मुझे ड्रैग किया गया इस इंडस्ट्री में, ओके थ्रू योर फ्रेंड्स? वो ग्लैमर दिखा के। और एक छोटे गांव से जब इंसान आता है ना, तो ये चकाचौंध भरी दुनिया में वो भटक जाता है, अटक जाता है, बहक जाता है। लेकिन मैं बहका अच्छे के लिए। मैं Okay. प्राउडली बोलता हूँ, ओके मैं किसी गलत काम के लिए नहीं बहका। मैं इस जगह पे प्राउडली बैठा हूँ। 20 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। कभी फ्रंट पे था, आज बिहाइंड द सीन रहता हूँ मैं, बट उतना ही प्राउडली आज भी बैठा हूँ जितना प्राउडली मॉडल था तब मैं था। ग्रेट। तो बहकाया गया, ये वर्ड थोड़ा गलत होगा मुझे। अब भी आपको लग रहा है? हाँ, मतलब एक्चुअली मैं बात आपकी क्योंकि आपने अचीव की है, बहुत सारी चीजें अचीव की, आपने काम अचीव किया। मुझे टाइम पे ऐसा लगा हाँ कि यार मैं थोड़ा म्यूजिक को ही टाइम दे दिया होता तो मैं शायद स्टेज शो करता, मेरा घर चल या प्लेटफॉर्म भी अगर मैं थोड़ा पैसे कमा रहा होता। हाँ मैं बोल सकता था कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, मुझे घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके बट मॉडलिंग में मैंने बहुत साल स्ट्रगल किए, ओके लंबा स्ट्रगल था, और सब रिस्क पे था? सब रिस्क पे। एवरी डे इज अ रिस्क। एवरी डे का तो मतलब मैं बताऊं ही क्या, मतलब हर दिन ऐसा लगता था कि आज मैं वापस चला जाऊं। एवरी सिंगल डे मुझे लगता था कि अब तो बॉडी भी बन गई है, हाँ इससे अच्छी बॉडी किसी की नहीं है इंडस्ट्री में, तो भी मुझे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या माइंडसेट था, क्या जोन था वो, क्यों आप नहीं जा पा रहे थे वापस घर पे? मैं बताया इनसिक्योरिटी, मैं कि डैड की इज्जत, मेरे डैड को कोई बोले नहीं किया, आपका लड़का हीरो बनने गया था और हमने रोका था और आपने फिर भी जाने दिया और वापस आ गया बच्चा। तो अगर मैं वापस चला जाता तो मुझे लगता कि यार मैं अपने डैड की नज़रों में गिरता, अपनी नज़रों का तो मुझे पता नहीं, हाँ मैं अपने डैड की नज़रों में गिर जाता, वो फिर चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। ओके। और उसी वजह से फिर अपन डेली स्ट्रगल। कैसे स्टार्ट हुई आपकी मॉडलिंग की जर्नी एज एन मॉडल? मैं बताया कि मैं पोर्टफोलियो बनवाया और वो कॉइन बॉक्स पे बैठा रहता था, मैं हाँ कॉल करता था लोगों को कि एक बार तो मिल लो, एक काम तो दे दो। पीसीओ टॉक। हाँ, और कुछ नहीं मिलता था। मुझे याद है मैं एक लोकल पैजेंट में गया पुणे में और मेरे पास पोर्टफोलियो था। वहाँ जाके मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आए ऑडिशन देने के लिए। मेरी ज़िंदगी का पहला ऑडिशन था वो। मैं उस शो का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ आ सकते हो आप, आज भी होता है वो शो, फॉर द ऑडियंस, आज भी वो शो होता है। क्योंकि वो ऑडियंस वापस उस स्टेज पे ना जा पाए। मैं अभी का क्या सीन, अभी ऑडियंस को मैं पैजेंट में भेजता ही नहीं। ओके मेरी जो ऑडियंस है मैं उनको पैजेंट में भेजता ही नहीं। उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा, ओके बट पहले आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं। तो मैं पैजेंट में गया, वहाँ पे सुबह से शाम तक बैठा रह गया और मुझे ये कह के निकाल दिया गया कि यू डोंट डिजर्व दिस प्लेस। वो तो इतना ब्लंटली कोई बोल सकता है एक छोटी जगह के इंसान के लिए बहुत बड़ी बात, क्योंकि हम लोगों के पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं है। राइट। Isn't it? एक सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के मैं आज भी बोलता हूँ लोगों को कि यार मनी कैन नॉट बाय सेल्फ रिस्पेक्ट। लोग पूछते हैं ना पैसा क्या नहीं खरीद सकता है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकता है पैसा ना। राइट। प्यार भी बिकता है, सब कुछ बिकता है ना आजकल।
तो मेरे लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी इतना बड़ा वो धब्बा बोल दो, मैं ऐसा गिर गया ऊपर से नीचे कि अब तो पोर्टफोलियो भी बनवा लिया, बॉडी भी बना ली। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा था कि मैं डिज़र्व करता था वो प्लेस, ओके बट मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया। फिर कुछ दिन बाद एक और प्लेस पे गया मैं, वहाँ भी ऐसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? यही बोल के कि नहीं डिज़र्व करते हो तुम। क्या कमी निकाली थी उस टाइम पे? कमी का किसी कोई बोलता ही नहीं था ना ओके कि क्या कमी है। जैसे मैं आज अपने मॉडल को बोलता हूँ यार कि तुमको थोड़ा वेट कम करना है, हाँ तुमको थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है, तुमको थोड़ा अपने स्टाइल पे, पोजिंग पे। उस समय कोई कुछ नहीं बोलता था। उस समय डायरेक्ट ना तो ना, हाँ मतलब हिम्मत ही नहीं थी क्या पूछे जाके भाई क्यों रिजेक्ट किया है। ओके ठीक है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हुआ हूँ। हाँ और 1 साल तक मैं किसी से नहीं मिला, अपने घर नहीं गया, खुद के बॉडी पे काम किया, खुद के कम्युनिकेशन पे काम किया, और बिलीव नहीं करोगे नेक्स्ट ईयर उसी शो में गया और मुझे किसी कोई पहचाना नहीं। आई बीन सेलेक्टेड, आई गॉट बेस्ट फिजिक। वेट और वो एक सीन था जो मेरे करियर को बदल दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जैक्टली आफ्टर 3 इयर्स उसी शो में मैं जज था। ओ लवली। 3 साल में, सिर्फ 3 साल सिर्फ 3 साल में मैं वहाँ जज था। जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था वो फेलिसिटेट कर रहे थे। ओके दे कुडंट रिकॉग्नाइज मी ओ कि ये बंदा है जिसको हमने कभी 4 साल पहले रिजेक्ट किया था। ओके तो ये कुछ माइलस्टोन है ज़िंदगी के, बहुत छोटे माइलस्टोन है। और उन्होंने जो पुश किया, जो किक लाया ज़िंदगी में, मुझे लगा यार कि कुछ भी कर सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मतलब जहाँ से मैं छोड़ने वाला था करियर, ओके मैं उस मुकाम पे हूँ जिसने मुझे रिजेक्ट किया। हाँ। कुछ भी कर सकता है। उसके बाद आपने स्विच डायरेक्टली एज ए शो डायरेक्टर कैसे हो गए? मैं काफ़ी दिन काम किया बॉम्बे में। मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था। अच्छे शोज़ किए, कुछ अच्छे लोग भी मिले, बट कुछ ऐसा सीन हुआ बैक टू बैक मेरी लाइफ में जहाँ पे मुझे लगा कि मैं इस गंदगी में अपने आप को नहीं रख पाऊंगा ना। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। लेकिन आपको ऐसे गंदगी वर्ड जो है आप मैं खुल के बोल रहा हूँ, गंदगी मैं बता रहा हूँ। क्यों ऐसे बोल? देखिए, ये एक नेगेटिव मैसेज नहीं हो सकता? नेगेटिव मैसेज एवरीबडी नोज इट, मूवीज में दिखाया गया है। ओके, नो नॉट फॉर द पीपल हु आर इन इंडस्ट्री राइट नाउ, बट न्यू कमर्स के लिए। न्यू कमर्स को भी पता है, पीपल नो इट। आप बिलीव नहीं करोगे, जब से सोशल मीडिया है, हमारे टाइम पे तो फिर भी टॉर्चर कम था। ओके सोशल मीडिया पे मेरे मॉडल्स हैं जो मिलते हैं तो बोलते हैं सर इसका मैसेज आया था, उसका मैसेज आया था, इसने बोला कि मैं ये ब्रांड में आपको लॉन्च करूँगा, और भी रात को 2-2 बजे वीडियो कॉल करते हैं। तो टॉर्चर का लेवल अभी एक्सट्रीम पे है। लेकिन ये टॉर्चर किस तरह का है? व्हाट डिमांडिंग? डिमांड कुछ करते हैं? आप डायरेक्टर हैं मूवी के, मूवी में काम करते हो आप, यू नो इट। यस, लेकिन ऑडियंस के लिए व्हाट विल बी द ऑडियंस के फैशन? जो लोग आते हैं, बहुत सारे सिटीज से आते हैं, मैं विलेज से आते मैं हैं, एक मैसेज ब्लंटली देना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू, और मैं चाहूँगा कि ये मैसेज उन तक पहुँचे। ओके एक रिसेंट इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं कि प्रो मॉडल्स हैं हाँ, जिनको चीट किया गया है 1-1.5 महीने पहले, व्हाट लाखों रुपीस। आर प्रो मॉडल्स? प्रो मॉडल्स जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से, दे नो इन एंड आउट इंडस्ट्री, और वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में आके अचानक से लंबा जंप के लिए वो किसी फ्रॉड को लाखों रुपए पे करते हैं, क्योंकि वो फ्रॉड दिखाता है कि आपको फिल्म में ब्रेक मिल रहा है, अच्छा आपको सीके ब्रांड में आपको फेस बनाया जाएगा, ओके आपको XYZ जो भी ब्रांड है उनमें आपको शूट में ले लिया जाएगा। और इस चीज़ को सही मान के और वो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और उनको फिर से ब्लॉक कर दिया जाता है वहाँ से। एंड दे कम टू अस कि भैया सर आप गलती हो गई, आपकी बातों को हमने ध्यान नहीं दिया, ओके। और हमारे साथ ऐसा हो गया, नाउ व्हाट। तो इनके लिए कोई गाइड गुरु नहीं? बिल्कुल गाइड गुरु है ना। मैं चिल्ला कर बोलता हूँ कि अगर कोई ब्रांड है ओके और आपको लगता है कि आप सुपर मॉडल बन गए हो, पुणे में हो आप, स्टिल दे वोंट कॉन्टेक्ट यू। ये कौन से ब्रांड? वो आपको कभी मैसेज नहीं, ये फ्रॉड, ये ब्रांड ही नहीं है ना, हाँ, ये फ्रॉडस्टर है। कुछ नाम बोल सकते हो आप? भाई उनके नाम यार मैं बता रहा हूँ, ब्रांड्स के नाम बोल रहा हूँ। नहीं ब्रांड फ्रॉड नहीं है। हाँ, वो ब्रांड का नाम लेके ब्रांड के नाम। अब सपोज करिए
आप हाँ इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते ही नहीं हो ओके और आपको शोज में जाते हो, आप स्टडी करते हो कि लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, कितने डिप्रेस्ड हैं, हाँ और वो काम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। ओके और इसका फ़ायदा उठा के आप स्टडी करते हो इंस्टा पे, और आप एक मैसेज 50 लोगों को शूट करते हो, उसमें से 2-4 आपको रिप्लाई आते ही आते हैं। ओके स्कैम है ये, Scam है। इट्स स्कैम। कॉल सेंटर पुणे में चालू है अभी यार ये पूरे इंडिया में चल रहा है, ओके पूरे इंडिया में चल रहा है। और मैं बार बार ये चीज़ें बताना चाहता हूँ लोगों को कि कोई भी इंसान जो ब्रांड है वो खुद से आपको कॉल नहीं करेगा या आपको मैसेज नहीं करेगा, और ये नहीं कहेगा कि आप लाख रुपए पे करो और आपको 3 लाख शूट के बाद मिलेगा। हाँ मैक्सिमम फ्रॉड ऐसे होते हैं। ओके तो आपको ये बोलना चाहिए कि जो 3 लाख मिलेंगे उसमें से लाख रुपए रख लेना, तुम हमें 2 ही लाख दे दो। वही तो स्टिल पीपल डोंट डू इट, और वो लोग फ्रस्ट्रेट होके उनको लगता है कि अब तो लाइफ चेंज हो जाएगी मेरी, हाँ। वो लाख रुपए पे कर देते हैं। और वो पे करने के बाद अब वो बंदा बोलता है कि आपको जो पैसा मिलना उसमें से सर्टेन अमाउंट टैक्स भी आपको भरना है, हाँ आप और भी पैसा देते हो ओह शिट और आपके सारे पैसे गायब हो जाते हैं। हो जाते हैं और आपको लगता है कि अब तो बस ख़त्म, आप पूरी सेविंग आपकी ख़त्म हो गई। ओके तो ये सिर्फ और सिर्फ बैंक में नहीं होता है, हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ किसी और इंडस्ट्री में नहीं, हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है। लोगों के सपनों के साथ खेला जाता है। वाह, तो ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है बहुत जरूरी है कि कहीं से आपको मैसेज आता है और बोला जाता है कि आपको स्टार बना देंगे, आपको ये बना देंगे। इसका प्रोसेस होता है। जो जेन्युइन इंसान है वो आपको कांटेक्ट नहीं करेगा। हाँ आपको अगर एक्टर्स लगते हैं, आप हमारे पास आते हो, राइट है ना, आप बोलते हो कास्टिंग करना, ऑडिशन रखिए, राइट ऑडिशन रखने के बाद सिलेक्शन होता है, आप बोलते हो कि भाई आप मॉडल, ये आपका साइनिंग अमाउंट है, राइट ये आपका, आप एक्टर्स से पैसे नहीं लेते हो। नहीं लेते बट सीन बदल गया अभी हमारी इंडस्ट्री मॉडर्न, एक्टर से पैसे नहीं लेते, मॉडल से पैसे ले रहे हैं लोग, अभी लोग एक्टर से भी ले जा रहे हैं फ्रॉड नाम पे। लेकिन लोगों को पता चल रहा है अभी भी। यस, आप सफर हुए हो इस सिचुएशन से? बिल्कुल। कब? मुझे याद है, मुझे पता चला था कि एक जगह पे कोई ग्रूमर आया है इंटरनेशनल, ओके और उसके पास आप जाइए, आप ट्रेनिंग लीजिए, आपको ब्रेक मिलेगा। व्हाट काइंड ऑफ ब्रेक, मतलब क्या होता है? देखिए, हमारी इंडस्ट्री में ब्रेक का मतलब है कि आपको शोज मिलेंगे, शूट्स मिलेंगे, ओके कोई ब्रांड आपसे टाइप करेगा। हमारे टाइम पे फैशन में 2 ही 3 चीज़ें होती थी, हाँ इधर रैम्प और प्रिंट या टीवी ऐड, 3 चीज़ें होती थी। टीवी तो सोच से बाहर थी हमारे, बट रैम्प वॉज ड्रीम ऑलवेज। रैम्प पे चलना, क्योंकि रैम्प पे चलने के पैसे मिलते थे। अभी क्या होता है, मॉडल्स को देने पड़ते हैं। सिनेरियो है चेंज्ड ड्रास्टिकली। ओके ये अगर मैं बताऊं खुल के, और मॉडल्स को पता है, स्टिल दे पे। उनको ये बोला जाता है कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे, आपको एक्सपोजर देंगे। एक बार एक्सपोजर आपने दे दिया पैसा लेके, फिर दूसरी बार भी बोलते हो कि इस बार भी एक्सपोजर देंगे, तीसरी बार भी एक्सपोजर देंगे। तो बार बार एक्सपोजर दे रहे हो, मॉडल को पैसे कहाँ से मिलेंगे यार? करियर तो खत्म। और यही रीज़न है कि कहा जाता है कि अब मॉडल्स उस तरह से नहीं दिखते जिस तरह से हमारे टाइम पे होते थे। जो एफर्ट हम लोग लेते थे खुद के ऊपर, ओके मेल मॉडल बहुत है मेरे पास, बट एक भी ऐसा मेल मॉडल नहीं है जिस लेवल पे हम हुआ करते थे। ओके अगर मैं 50 मॉडल की बात करूं तो 1 ही 2 ऐसे मेल मॉडल मिलेंगे जो आपको 6 पैक वाले दिखेंगे। राइट हमारे टाइम पे अगर 10 मेल मॉडल हैं तो 10 के पास 6 पैक है, ओके क्योंकि उसको पता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसकी वैल्यू मुझे मिलने वाली है। ओके अभी के मॉडल्स को पता है कि उनको वैल्यू नहीं मिलने वाली। आप 6 पैक के बिना भी हो तो भी आपको काम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पैसे देने हैं। पैसे देंगे, नो हाइट क्राइटेरिया, कुछ भी नहीं रह गया है। कुछ भी नहीं। आप- कंपटीशन बढ़ रहा है। आप पैसा आप दो, आप मॉडल बन जाओगे। पुणे में कंपटीशन बढ़ रहा है अभी। कंपटीशन किस सेंस की बात कर रहे हैं आप? मेल मॉडल्स, हाँ मॉडल्स कंपटीशन एज सच, मैं क्या बोला कि उस लेवल के मेल मॉडल्स बहुत कम रहे, बहुत कम रहे। तो कंपटीशन की बात ही नहीं करूंगा मैं, है ही नहीं। है ही नहीं। कंपटीशन हमारे टाइम पे हुआ करता था, रिसोर्सेज बहुत कम थे, हाँ और कम रिसोर्सेज के साथ मॉडल कमाल के थे, राइट तो कंपटीशन उस समय था। अभी क्या है, जब से OTT आ गया है
ओके मॉडल्स को एक्टिंग में लिया जाने लगा है, राइट. सब चीज़ें रिसोर्सेज बढ़ गए. बढ़ गया, रिसोर्सेज बढ़ गए, लोग इंस्टा पे रील बना के पैसे कमाने लगे हैं. राइट. तो हमारे टाइम पे कुछ नहीं था ना, हमारे एक ही चीज़ आता था, रैम्प पे चल रैम्प पे चल और कैमरे के वो एक ही रिसोर्स था. that's it, रैम्प पे चलना, और पिक्चर क्लिक करवाना, शूट होना, दैट्स इट. दो ही चीज़ से पैसे आ रहे थे. अभी तो भैया आप कहीं गेस्ट बन के जाते हो तो भी पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं. आप अपीयरेंस भी दे दिए कहीं तो भी पैसे, वो रिबन कटिंग के भी पैसे मिलते हैं, आप कितने बना लेते हो? खाने पीने की बात है. बढ़िया. तो तो आपने इतने सारे शोज किए इंडिया में, आपका सबसे बड़ा शो कौन सा रहा है? मेरी ज़िंदगी के दो माइलस्टोन है. पहला माइलस्टोन है जो लॉकडाउन से पहले किया था मैं, CFF करके एक शो था, व्हाट इज CFF? सिटी फैशन फेस्टिवल. ओके, ये शो किया था मैं, आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा फैशन इवेंट था ये, ग्रेट. जहाँ पे हमने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया था, अ मंथ शो, एक महीने का शो, कुछ 60-70 ब्रांड्स, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली से कुछ 100-150 मॉडल आए थे. ग्रेट. 3 से 4 वीकेंड शो था हमारा, हर वीकेंड पे शो होता था. हाँ. और वीक डेज पे हम शूट कराते थे ब्रांड्स के लिए. ओके. तो इतना बड़ा सेटअप था, कुछ 30-40 फोटोग्राफर्स थे, ओके. 150-200 मॉडल थे, 60-70 ब्रांड्स थे, एक शो डायरेक्टर था, एक शो डायरेक्टर ऑल ओवर इंडिया. मैं ही था सिर्फ. ग्रेट. आई वॉज अ सिंगल शो डायरेक्टर. और मैं प्राउडली बोलूँगा कि उस शो से अभी जितने मॉडल आपको दिख रहे हैं पुणे में, अच्छे मॉडल थे, ओके. उस शो से मैंने प्रोड्यूस किया था. ओके. तो वो शो वॉज अ माइलस्टोन, मेरी लाइफ का माइलस्टोन था CFF, जहाँ पे इतने बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया था. ओके. और दूसरा माइलस्टोन मेरा, इंडिया का सबसे बड़ा किड शो किया हमने, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया हमने, एलप्रो मॉल के साथ किया हमने, JFR सीजन 3, जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता वो हमने किया. कुछ 2500 बच्चों का ऑडिशन लिया था हमने. ग्रेट. 2500 के 2500 किड्स का ऑडिशन लिया था सिर्फ, है ना, 2 दिन बाद. और 400 प्लस किड्स को हमने वॉक कराया, एंड द सेटअप वाज सो ह्यूज कि वो आप यू नेम एनी शो, ओके. उस सेटअप के आगे कोई सेटअप नहीं है पूरे इंडिया में, क्योंकि मैंने सुना है. अरे इंडिया में उतना बड़ा किड्स शो किसी नहीं करता. राइट. सो वी क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ एलप्रो लवली. एंड मोजो एडवर्टाइजिंग, दो ब्रेन वॉज बिहाइंड, और उसमें भी शो डायरेक्टर. ग्रेट. 400 बच्चों को चलाना और 800 पेरेंट्स को मैनेज करना, इट्स अ बिग टास्क. इट्स अ टास्क. तो ये 2 माइलस्टोन है मेरी जिंदगी के. लवली. और अगला कौन सा शो कर रहे हो आप? ऐसे शोज तो बहुत सारे लाइंड अप है यार. मैंने सुना है कि आपका खुद का क्लोथिंग ब्रांड है. हाँ, मैं पहना हूँ मैं. राइट. ये कौन सा है? सेवियर ट्रेंड्स करके हैं. ओके. मेरी पार्टनर दिल्ली की हैं. अच्छा. शी इज़ अ डिज़ाइनर, ओके. शी इज़ अ ब्रेन बिहाइंड, मैं सिर्फ फेस हूँ. ओके. और इसको साउथ अफ्रीका में मार्केट कर रहे हैं हम. लवली. तो एंड दिस अ मेंस ब्रांड. ओनली फॉर मेंस? यस. उसमें क्या दे रहे हो आप? प्रिंट, हाँ, प्योर प्रिंट, मतलब ये प्रिंट आपको कहीं नहीं मिलेगा. वी हैव सम 300 प्लस प्रिंट. ये सिर्फ सैमसंग के पास मिलेगा. यस, बहुत अच्छा दिख रहा है आप पे. थैंक यू. ग्रेट. सक्सेसफुल मॉडल होने के बावजूद आप शो डायरेक्टर कैसे बने? ओके. लंबी जर्नी है इसके पीछे भी. और ओके. मैं मुंबई में जब मॉडल था मैं, और पीक पे मैंने मॉडलिंग छोड़ दिया. मैं पीक पे था अपने करियर के, और मॉडलिंग छोड़ दिया. अब पूछोगे आप मुझसे कि क्यों छोड़ दिया, वो उसका भी मैं जवाब देता हूँ. तो एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि मैं इसके आगे नहीं जा पाऊँगा, और उसके आगे ना जाने का रीज़न, कुछ गलत चीज़ें हैं हमारी इंडस्ट्री में, होती है, आज भी होती, और वो होती रहेंगी, वो कभी बदल नहीं पाएगा. तो वो मैं नहीं कर पाया, नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि मेरे लिए मेरी डिग्निटी से बढ़ के कुछ भी नहीं था, और आज भी कुछ नहीं है. ओके. तो वो डिग्निटी को लूज़ करके सक्सेस पाना मेरे लिए एक मिथ है. अल्टीमेटली इंसान को अपने आप को फेस करना होता है ना.
तो और मैं अपने लोगों की नज़रों में हीरो था, हीरो बन के रहना चाहता हूँ मैं, है ना। सक्सेस कोई पैसा डिसाइड नहीं करता, कोई माइलस्टोन डिसाइड नहीं करता। मेरे हिसाब से आप सुकून से घर जाके सोते हो, उससे बड़ा सक्सेस कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो True. हाँ, तो मैं अपनी नींद नहीं गंवाना चाहता था, और वही रीज़न था कि मैं मॉडलिंग छोड़ के आ गया। लेकिन क्या फेस करना पड़ा आपको ऐसे? मुझे क्या गलत चीज़ क्या थी? गलत चीज़, जिम्मी जी आप भी मेरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपको पता है, बट ऑडियंस के लिए या एस्पायरिंग टैलेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी इंडस्ट्री में होती हैं, आपको कहा जाता है कि आप ये करिए तो आपको ये मिलेगा, या बोला जाता है कि चलो मैं आपको ये रोल देता हूँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। ओके। पीपल आस्क, ब्लंटली पूछते हैं लोग, कोई शर्म नहीं, कोई दे आस्क। आइदर इट इज अ मेल और फीमेल। दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट होता है आजकल। लोगों को ये लगता है कि सिर्फ फीमेल मोलेस्ट होते हैं, बट उनसे ज़्यादा मेल मोलेस्ट हो रहे हैं आजकल। अरे बाप। पीपल डोंट टॉक मच अबाउट इट, खुल के बोलते नहीं है, बट ऐसा होता है। आप गए उससे? मैं फेस किया है मैंने, डेफिनेटली। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आज भी इंडस्ट्री में हैं लोग, बड़े पोजीशन पे हैं, बट Okay. नाम नहीं लूँगा मैं। लेकिन हाँ, होता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि उसको वो करना है या नहीं करना है। मुझे नहीं करना था, मैंने नहीं किया, और मैं मॉडलिंग छोड़ दिया। ओके। और शायद मुझे जिस मुकाम पे पहुंचना था एज अ मॉडल, मैं पहुंच नहीं पाया। Okay. और उस चीज़ का कोई रिपेंट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, आज भी नहीं है। क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, वो मुकाम मैं शायद सुपर मॉडल बन के भी हासिल नहीं कर पाता। ओके। जो रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त, या जो फेम मिला है मुझे शो डायरेक्टर बन के, वो बीइंग अ मॉडल मुझे कभी नहीं मिलता। तो ओके। डिसीज़न मैंने लिया, मैं वापस आया मुंबई से मॉडलिंग छोड़ के। काफ़ी दिन बैठ के मैंने डिसाइड किया मैं करूं क्या। मेरे भाई साहब ऑलवेज सपोर्टेड मी, इज़ द वन। यही उस समय भी वही थे जिन्होंने कहा कि तुमको जो करना है करो, आई एम देयर। ओके। तो एक ही मेरे बड़े भाई साहब हैं। कौन है वो आपके फैमिली से? हाँ, मेरे रियल ओके। बड़े भाई साहब हैं, सजी भाई। हाँ, वो मुंबई में ही रहते हैं। अच्छा। इज़ वर्किंग विद जियो, काफ़ी बड़ी पोजीशन पे है। वेरी नाइस। तो पुणे भी आते हैं, बॉम्बे भी रहते हैं हर जगह। ओके। तो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने बोला कि तुम पढ़ने में अच्छे थे, व्हाई डोंट यू गो फॉर MBA। ओके। मैं सोचा MBA करूँगा, मैं सब कुछ भूल गया था मैं। और डायरेक्ट आप मॉडलिंग से आते हो MBA करने, मतलब अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको कैट मैट ये सब चीज़ें होती थी ना, वो अब पता कहीं से बुक मिला एक मुझे। हाँ। अब वो बुक पढ़ डाला मैं, हाँ। बुक पढ़ डाला और एग्ज़ाम दिया और हो गया। सिलेक्ट हो गया? हाँ, MBA हो गया मेरा एडमिशन। ओके। क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत ही अच्छा था ना, और मैं MBA पास आउट भी किया डिस्टिंक्शन के साथ। ग्रेट। तो 2 साल मैंने शिद्दत से MBA किया, बट वो 2 साल का भी दौर बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि बीइंग अ मॉडल, आप कॉलेज में जाते हो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आपको ट्रीटमेंट वैसा मिलता है। लोग बोलते हैं साले तो मॉडल था, अभी पढ़ाई करने आ रहा है। आप तो पहले सिंगर थे, फिर मॉडल बने। फिर पढ़ाई करने आ रहा है। आई नो, जर्नी ऐसी ही थी। तो MBA कर लिया। MBA करने के बाद मेरी बुआ की कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेरे भाई के साथ, कज़न ब्रदर के साथ मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए 1 साल, है ना। वो ग्रेट। लाइफ वॉज सेट, ऑफिस मिली थी, गाड़ी मिला था, घर मिला था। ओके। बट जिम्मी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब किसी मीटिंग्स के लिए जाता था तो वहाँ पे लोग मुझे अजीब निगाहों से देखते थे। अरे तू तो बना ही नहीं इस इंडस्ट्री के लिए, तुम आए क्यों यहाँ पे, लेकिन ऐसे क्यों व्हाट यू डूइंग? क्योंकि मैं जिनसे भी मिलता था वो मुझसे पूछते थे कि सैम आप क्या थे पहले। और मेरा नेचर था कि मैं बहुत जल्दी इन्वॉल्व होता था लोगों के साथ, बातें, हाँ। तो वो फिर मैं घुस जाते थे। दिल में तो नहीं पता, हाँ, दिमाग में रहता था मेरे लोगों के। तो वो पूछते थे कि सैम तुम मॉडलिंग इंडस्ट्री से आए, MBA की, और अभी तुम कंस्ट्रक्शन बिजनेस चला रहे हो, धूप में कभी यहाँ जाते हो कभी वहाँ जाते हो, तुम इसके लिए नहीं बने हो। और वो पैशन कभी मरा ही नहीं था मैं। मरा ही नहीं। और
जिसके लिए मैंने इतने साल सेक्रीफाइसेस किए, टेस्ट बड्स भूल गया था, 4-5 साल तक तो रोटी राइस भी नहीं देखता था, देखा था मैंने, है ना। तो मुझे लगा कि यार मैं इसके लिए नहीं बना हूं, तो एक वेल सेटल्ड लाइफ छोड़ दिया मैंने। ओके, एक वेल सेटल्ड लाइफ छोड़ के फिर से रिस्क लिया मैंने। मतलब वो चीज चुभती थी दिल में हर रोज? चुभती थी क्योंकि मैं सो ही नहीं पाता था। हाँ, सो नहीं पाता था मैं इतना हेक्टिक शेड्यूल होता था कि मैं वर्कआउट नहीं कर पाता था। ओके, तो वो चीज़ें भी बहुत मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई थी कि यार मेरी बॉडी अब ख़त्म हो जाएगी, है ना। लेकिन ये फील्ड क्यों चूज किया? फॉर कंफर्ट जोन? MBA किया था तो हाँ। मॉडलिंग छोड़ के आया था, तो हाँ। क्या करता मैं, ओके, तो फैमिली बिजनेस था, तो वही बिजनेस में तो वही माइंडसेट था कि अभी यही चलेगा पूरी लाइफ? MBA करके, क्योंकि MBA जब कर रहा था तो मेरे दिमाग में ही डाला जा रहा था कहीं और जॉब करोगे नहीं ओके, तो अपनी कंपनी देखो तुम। फैमिली प्रेशर था? बहुत। ओके, बट MBA जब कर रहा था तो लोग बहुत खुश थे हाँ, कि चलो फाइनली बच्चा ट्रैक पे आ गया। ओके। मतलब उतने साल का स्ट्रगल कोई मायने नहीं था किसी के लिए ना। 2 साल आपने घर वालों के हैप्पीनेस के लिए अपना बिजनेस संभाला? बिल्कुल दिया मैं। ओके, तो 2013 पास आउट हुआ मैं। 2013 से 2014 स्टार्ट, मार्च अप्रैल तक मैंने वो बिजनेस देखा है बहुत शिद्दत से। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए, ओके, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलता था मैं। ओके, तो मेरी बुआ, मेरे भाई लोग बहुत खुश थे कि भाई बंदा कमाल का है, हमारे पास आ गया। मैं डेली सफ़र कर रहा था। एवरी नाइट यू वर सफरिंग? हाँ, मतलब मैं वो 10-11 बजे घर आता था, वर्कआउट करने की हिम्मत नहीं। मुझे ऐसा लगने लगा अब वो सैम चर्चिल फिनिश्ड, अब ये 9 से 5 या 9 से 10 वाला जॉब है मेरा। हाँ, ये इसमें मेरी मतलब वो घरेलू लाइफ मेरी सबके जैसी लाइफ। मैं बोला इसके लिए मैंने इतने सेक्रीफाइसेस नहीं किए हैं, मुझे नॉर्मल लाइफ नहीं जीना था, हाँ, मुझे कॉमन इंसान की तरह नहीं जीना था। हाँ। तो मैंने वो भी छोड़ दिया। वो भी छोड़ दिया? हाँ, जब बगावत करके 2 साल में? 1 साल 1 साल में? 1 साल में 1 साल में रियलाइज़ हो गया कि मैं ये मुझे मंथ के एंड में इतना पैसा आ रहा है, ड्राइवर है, गाड़ी है, मैं एकदम गुमसुम सा हो गया था, मैं किसी से बात नहीं करता था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बना ही नहीं उसके लिए, ओके। मैं फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। बट क्या डिसाइड किया, मैं आया 2-4 दिन ब्रेक लिया, मैं फिर अपने दोस्तों के पास आया एंड आई डिसाइडेड कि मैं मॉडलिंग का सब कुछ पता है मुझे, सो लेट्स क्रिएट मॉडल्स। ओके। यहाँ से कुछ ना कुछ रास्ते खुलेंगे और बनेंगे कुछ। वो जर्नी टफ थी आपकी जब आपने स्टार्ट किया एज अ शो डायरेक्टर? शो डायरेक्टर की जर्नी मेरी डिफ़िकल्ट नहीं थी। ओके। मेरी जर्नी जो डिफ़िकल्ट थी वो मॉडल बनने की, क्योंकि मैं पीक पे छोड़ा था मॉडलिंग, तो मतलब मैं तो आपको चीज़ें पता थी? हर चीज़ पता थी मुझे, ओके। हर चीज़ पता थी। और मैं तब भी और आज भी अपने आप को एक मॉडल से ज़्यादा मेंटेन रखता हूँ राइट। आज भी। इवन इफ यू आर बैक ऑफ द कैमरा? हाँ, मैं कभी अब फ्रंट आने की कोशिश भी नहीं करना, नहीं क्या? तो नहीं आता मैं सामने। अगर कभी मौका मिला तो आएंगे आप? मौका, हाँ, आप कोई अच्छा स्क्रिप्ट देंगे तो ज़रूर कभी ना कभी पक्का ज़रूर करेंगे। पक्का देंगे। तो शो डायरेक्शन की जर्नी मेरी बहुत इजी थी। मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया मॉडल्स को, फिर ट्रेनिंग जब देने लगा सेल्फलेस ट्रेनिंग देता था। ओके। जिस इंसान को जो दिल करता था वो मुझे दे देता था और मैं ट्रेनिंग दे देता था। कई लोगों को फ्री में ट्रेनिंग दिया, ओके। कोई आके कहता था मेरे डैड नहीं है, कोई कहता था मेरी माँ नहीं है, उनको फ्री में ट्रेनिंग देता था। बहुत कुछ किया मैंने। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ट्रेनिंग के बाद इनको प्लेस कहाँ करूँगा मैं। हाँ। तो उसके लिए मुझे किसी ने बोला कि यार तुम उससे बाहर आना पड़ेगा, इधर आप यू स्टार्ट एड एजेंसी और यू कम इन टू शो डायरेक्शन कि शो करो जहाँ पे आप मॉडल्स को ब्रेक दे सकते हो। ओके। तो मैं पहले भी कॉलेजेस को कोरियोग्राफ करता था जब मैं मॉडल हुआ करता था। अच्छा। तो मुंबई से आता था, MIT हो गया, भारतीय विद्यापीठ हो गया, SIMB हो गया, ओके। बालाजी I2 M2 हुआ करता था पहले। ऐसे कॉलेजेस में आके मैं कोरियोग्राफ करता था। अच्छा। वो भी टैलेंट था ही, कोरियोग्राफी का तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता थी सब- कि कैसे गाइड करना है। सब कुछ पता था। व्हाट इज द स्ट्रगल बिहाइंड इट? तो मैं शो डायरेक्शन में आया, मैं ब्रांड से मिला, 1-2 ब्रांड से। पहले ऐसे ही छोटे मोटे शो से स्टार्ट किया और मिलता गया। उसे ड्यूरिंग मैं एक मेकअप इंस्टीट्यूट है, ISS इंटरनेशनल ब्यूटी स्कूल, उन लोगों से मिला और वहाँ से फिर लाइफ चेंज हो गई। मतलब महीने में 10 शोज़ करता था मैं, 10 शो इन अ मंथ? इन अ मंथ। ग्रेट।
तो शो डायरेक्शन में जब उतरा तो फिर ट्रेनिंग का टाइम ही नहीं मिला, तो ट्रेनिंग देना ही बंद कर दिया मैंने। तो अब डायरेक्ट अब हम ब्रेक देते हैं। ब्रेक देते हैं। यस। और बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स को ब्रेक दिया जो कहीं और से ट्रेनिंग लेके आए, लाखों रुपए उड़ाए वहाँ पे, हाँ, और मेरे पास आते हैं रोके कि सर वहाँ तो कुछ मिला ही नहीं है। आपके पास क्या मिला उनको? काम मिला, ओके। जेन्युइन काम मिला, और आज भी मेरे साथ। आपकी खुद की कंपनी भी है? मेरी अभी मेरा नाम ही है सैम चर्चिल। तो ऐसा ब्रांड है? ऐसा कोई कंपनी रन नहीं करता मैं। हाँ, मेरे साथ जो लोग हैं वो दे रन कंपनीज। ओके। क्योंकि मेरा मकसद टैलेंट से पैसे नहीं कमाने, क्योंकि मुझे पैसे ब्रांड देता है, शो ऑर्गेनाइजर देते हैं, ओके। बट टैलेंट से पैसे नहीं लेता मैं। तो ये मेरी जर्नी थी ग्रेट। मॉडलिंग से शो डायरेक्शन की। ग्रेट। और अभी तक आई थिंक 500 प्लस शोज कर लिए होंगे मैंने 2014 से। 2014 से एज ए शो डायरेक्टर 500 प्लस शोज, 500 प्लस शोज एंड मोर टू गो। बहुत सारे, मरते दब तक मोर देन 5000 प्लस। करेंगे यार। एक साल में कितने कमा लेते हो? ये तो पता नहीं। आई मीन लॉकडाउन से पहले सीन काफ़ी सेट था। हाँ लॉकडाउन के बाद से अभी तक हाँ। मार्केट 10% ही ऊपर आया है। हमारा मार्केट अगर बात करूँगा मैं, तो जहाँ मैं महीने में 10 शोज़ करता था, आज महीने में 1 शो होता है। ओके। ये ये तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है मैं बता रहा था कि जो ब्रांड है दे आर ब्लीडिंग। बहुत सारे स्टोर बंद हो गए, ओके। ले ऑफ भी हुए, क्योंकि वो 2 साल सबके लिए बर्बाद था ना। राइट। सबके लिए था वो, मॉनेटरी टर्म्स में भी, और सभी फील्ड्स के लिए। इंसान ने अपने लोगों को भी खोया ना। तो वो चीज़ से आई थिंक अभी 5-6 साल और लग जाएंगे हमें उभरने में। जिस ब्रांड को मार्केटिंग के लिए कुछ पैसे आते थे सर्टेन अमाउंट, उसका 1/4 भी अभी नहीं आता है। राइट। तो फिर वो हमें क्या देंगे और खुद के लिए क्या करेंगे। फ्यूचर क्या है फैशन इंडस्ट्री का? फ्यूचर कमाल है, कमाल है। फ्यूचर बूम है। आई मीन आप हर इंसान मॉडल बनना चाहता है। आप किसी से पूछिए यहाँ पे, किसी को भी मौका मिले वो मना कर दे कि नहीं मैं स्टेज पे नहीं आना चाहता या मैं रैंप नहीं करना चाहता। बट हाँ, दैट शुड बी द राइट वे। बट अभी लोग मार्केट को बर्बाद कर रहे हैं। लोगों के ड्रीम के साथ खेला जा रहा है, टैलेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये चीज़ें बदल हाँ, बदलाव आना चाहिए इसमें। ओके। और आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगा कि 100%। आंखें ओपन रखिए, किसी के भी ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट, स्पेशली इस इंडस्ट्री में। कि अगर कोई कहता है कि आप मुझे इतना पैसा दो मैं आपको स्टार बना दूंगा, हाँ यार जो स्टार बनाने वाला होता है वो आपसे कभी पैसा नहीं मांगता। राइट। समझ रहे हैं आप? और ये आपकी मेहनत है, आपका टैलेंट है जो स्टार बनाएगा आपको। आप किसी के भरोसे मत रहिए, और ब्लाइंडली अपना घर मत बेच दीजिए, खेत मत बेच दीजिए, ज्वेलरी मत बेच दीजिए। जो आजकल हो गए, अरे बहुत होता है के साथ। आप बिलीव नहीं करोगे, मुंबई में एवरी डे छोटी जगहों से कितनी लड़कियां ज्वेलरी लेके आती हैं, भाग के आती हैं। हाँ। और फिर वो डिप्रेशन में, फिर वो ड्रग्स लेना, फिर ना जाने का ऑप्शन। ओके। आज भी होता है सर। उनके मन में भी एक डर रहा है कि हम वापस जाएंगे। कैसे जाएंगे? आप घर से चोरी करके आ रहे हो, वही तो डर है। बगावत करके आ रहे हो, आप किस मुंह से जाओगे वापस? यू कैन नॉट। तो फिर यहाँ पे जो मिलता है उस वे में वो सर्वाइव करने लगते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट। यस। पेशेंस कितना लगता है? पूरा गेम ही पेशेंस का है। पूरी जिंदगी निकल जाएगी। आप वही तो मैं बता रहा हूँ, हमारी इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट पेशेंस। आपका पैशन एक बार कम हो जाएगा तो चलेगा, हाँ। पैसे एक बार कम हो जाएंगे तो चलेगा, बट पेशेंस जिस दिन आपने खोया आपको गिव अप करना पड़ेगा। पेशेंस ये है जो हम लोगों को 24/7 अलर्ट करके रखती है कि भाई चलो 2-4 महीने बाद मार्केट सही होगा, हाँ। 6 महीने बाद सही होगा। हाँ। तो ये होप है, और होप सब कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं। आपका पेशेंस है जो होप अलाइव रखता है आपको। आप अपने ट्यूशंस में नए स्टूडेंट्स को क्या सिखाते हो? पहले मैं ट्यूशन नहीं देता। मैं जब ट्रेनिंग दिया करता था, हाँ। 2014-15 की बात, तो बेसिक चीज़ें, एक मेल मॉडल या फीमेल मॉडल में क्या चाहिए, आपके वॉक कैसे होने चाहिए, आपका बॉडी पोस्चर क्या होता है, ये इंडस्ट्री डिमांड क्या करती है आपसे, आपका स्किन, आपका डेली रूटीन, आपका PR, प्रोफेशनलिज्म, हाउ टू कांटेक्ट पीपल, और आपका पैशन आपको अलाइव कैसे रखना है। ओके। ये सारी चीज़ें एक पैकेज होता है। और जो आज तो मैं शोज़ में बुला के लोगों को फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ।
वही चीज़ें, वही चीज़ है। हाँ, जो लोग लाखों रुपए लेते हैं, मोस्टली मेल मॉडल्स को मैं आई डू इट। कोई कोल्हापुर से आता है, कोई कोल्हापुर से, कोई सोलापुर से, कोई सतारा से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, ऑल ओवर इंडिया। और सीरियसली किसी को लगता है कि वो टैलेंटेड है और उसको पैसा नहीं है उसके पास, हाँ, सैम चर्चिल इंस्टाग्राम प्रोफाइल है मेरा, आप मैसेज करिए और मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा, ओके। ये भी आपके चैनल के माध्यम से। जिसको लगता है कि वो टैलेंटेड है, हाँ, डिजर्विंग है, वही डजंट हैव मनी, उसको अपन प्लेटफॉर्म देंगे, ये वादा है मेरा आपके चैनल के थ्रू। ग्रेट। तो ऑडियंस जाइए और पिच करिए सैम चर्चिल के अकाउंट पे, मैसेज करिए बिल्कुल, डायरेक्ट डीएम, और मैं रिप्लाई करता हूँ। खुद। यस, आपका कोई पीआर टीम नहीं? पीआर Personally. मेरी मैंने रखा था, बट उन्होंने काफ़ी मिसयूज़ किया मेरे प्रोफाइल का। हाँ, किसी को कुछ भी मैसेज करना तो ले लिया मैंने। आप खुद हैंडल कर रहे हो? मतलब मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, 50-60 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है मेरे, तो कर लेता हूँ मैं। जिस दिन हो जाएंगे 2-3 मिलियन, शायद उस समय नहीं कर पाऊंगा मैं, ओके, बट अभी कर लेता हूँ मैं। लेकिन अभी हो जाएंगे। हो गए तो ठीक है, दे बहुत देंगे। सारे लोगों को देखना था, आपको सुनना था। थैंक यू सो मच। यस। फैशन इंडस्ट्री में मैंने सुना है बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत सारे लोगों को फ्रस्ट्रेशन आता है और फिर वो सुसाइड करते हैं, ऐसा क्यों होता है? काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछा आपने जिम्मी जी। मैंने मुझे याद है मैं किसी एक इंटरव्यू में या किसी स्टेज पे मैंने इस बात का जवाब दिया था कि हमारी इंडस्ट्री में लोग फ्रस्ट्रेट होके, डिप्रेस्ड होके ड्रग्स लेना एंड यस सुसाइड करने के काफ़ी सारे न्यूज़ आते हैं सामने। हमारी इंडस्ट्री की बातें इसलिए सामने आ जाती है क्योंकि पीपल लव टू टॉक अबाउट अस, है ना। हम लोग थोड़े अलग हैं, वी आर आर्टिस्ट, वी आर डिफरेंट, है ना, वी आर हियर टू एंटरटेन पीपल, राइट। तो हमारे बारे में लोगों को जानने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, या जिस तरीके से हम लोग को देखा जाता है एज अ सेलेब, है ना, वी आर डिफरेंट देन कॉमन पीपल, ये आप मानते हैं जिम्मी जी, राइट। है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करो, एजुकेशन में बात करो, 10th फेल एक बच्चा पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया, 12th फेल किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, किसी के मार्क्स थोड़े कम आए उसने सुसाइड कर लिया। तो ये चीज़ें आई थिंक हमारे घर से ही सही होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस का बर्डन जो है ना, दैट फोर्स अस टू डू दैट। ओके, आप मानते हैं इस बात को? राइट। हमारे दोस्तों के एक्सपेक्टेशंस, हमारे पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस, गर्लफ्रेंड का एक्सपेक्टेशंस, बीवी के एक्सपेक्टेशंस, बच्चे का एक्सपेक्टेशन, इंसान तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशन पूरा करते करते। तो हमारी इंडस्ट्री में डिफरेंट क्या है मैं वो बता रहा हूँ कि एक दौर ऐसा चलता है कि आपके पास बहुत सारा काम होता है, ठीक है, फिर क्या होता है कि लोगों को नए फेस की तलाश होती है, नए टैलेंट की तलाश होती है, पुराने टैलेंट को लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। भूल गया। तो जब इंसान उस टैलेंट को भूल जाता है तो उसको याद आता है, साला मैं कल पीक पे था, आज एक नया बंदा आता है और वो टेक ओवर करके चला जाता है। इंडस्ट्री की डिमांड यही है, और वी शुड एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि जो स्टार 70-80 का जो स्टार था वो 2000 में आके डिसअपियर्ड हो गया, राइट, है ना। हाँ, एक टाइम होता है आपका, तो उस टाइम में अगर आपको काम है आप यूटिलाइज कर लो और आप अपनी लाइफ सिक्योर करना सीखो, जो हमारी इंडस्ट्री में लोग नहीं करते। हमारी इंडस्ट्री में आज में जीते हैं लोग, मैं भी आज में जीता हूँ, नो डाउट। सोसाइटी मेंटेन करना है, लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। हम 20,000 रेंट दे के रह सकते हैं, हम 2-2 लाख रेंट देते हैं क्योंकि वो सोसाइटी वैसी ओके, है ना। वो सारे बड़े लोग वहीं रहते हैं, हमें लगता है वहाँ रहने पे हमें काम मिलेगा, कनेक्ट बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। और इसी सोच से काफ़ी केसेस जो है हमारे इंडस्ट्री में, आई वोंट नेम देम, ओके, बट पता है, मैं बोल रहा हूँ, लोगों को पता, वो समझ जाएंगे बात सुन के कि ऐसा हुआ है कि अचानक से सडन हमारा लाइफस्टाइल बदल जाता है, हमारे खर्चे 10 गुना बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और फालतू के खर्चे होते हैं। हमारे पास एक गाड़ी, हम 4 गाड़ी ले लेते हैं क्योंकि हमें दिखाना है कि भैया वो एक्टर है, वो मॉडल है, उसके पास इतना हमारे पास भी होना चाहिए। तो ये सोच जब तक नहीं बदलेंगी तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। और अगेन आई एम सेइंग कि जब आपका दौर है, यू शुड यूटिलाइज दैट। ओके,
आप आज विनर बनते हो मिस्टर वर्ल्ड या मिस्टर इंडिया, आपके पास वो 1 साल का टाइम है। अगर आप उस 1 साल में वो वक्त आपने यूटिलाइज नहीं किया, अगले साल कोई और मिस्टर इंडिया बनेगा, लोग आपको भूल जाएंगे। ये रियलिटी है ना। क्रूएल रियलिटी आप कह दो, शेयर रियलिटी कह लो, बट रियलिटी यही है। तो जब टाल नहीं सकते। नहीं बदल सकते आप, नहीं बदल सकते। जैसे सरकार बदलती है, नया चेहरा आता है, वैसे हमारी इंडस्ट्री में भी है। लोग बदलते हैं। हम कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर रहे हैं कि हम एक ही पोस्ट पे भी 10 साल तक रह गए, राइट। फिर हम पोस्ट हमारा बढ़ गया, हम और ऊपर चले। इतनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री में आपका जब वक्त है, उस समय आपको उसको कैश इन कर लेना है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। यू डोंट नो कि भैया आपको काम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो यही सब रीजन है। इफ यू आर सुपर मॉडल, कुछ भी हो आप कुछ भी हो, हमारी इंडस्ट्री में बैरियर है, एज का बैरियर है। आपकी बॉडी थोड़ी कम होने लगी, लोग आपको भूलना चालू कर देंगे। ओके। आपकी जैसे एज बढ़ती है, आपका पैशन कम होता है, आपका पेशेंस लेवल कम होता है। आप जिस एनर्जी के साथ पहले काम करते थे वो आप नहीं कर सकते। सभी अमिताभ बच्चन जी नहीं है जो आज भी सेट पे उतने ही शिद्दत से काम करते हैं। तो सभी अमिताभ बच्चन नहीं हो सकते, सभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं हो सकते। तो उनमें ऐसी क्या बात है जो अपने हर रोज के मॉडल वो गॉड गिफ्ट है यार। आई मीन वो उसके लिए मैं कोई टिप्स, उसके लिए कुछ अलग प्रैक्टिस है? कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई टिप्स नहीं है। उनको पता है कि मैं थोड़ा भी कुछ कमी किया तो मैं गायब हो जाऊंगा। जैसे मैं सोचता हूँ आज के, मैंने आपको, उनको भी यही लगता है कि मेरे काम में थोड़ी भी कमी आई तो लोग भूल जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। लोग डर है। ये डर कह लो या मैकेनिज्म कह लो या रियलिटी कह लो, यही है। आप इधर दिमाग में बिठा लिए कि भैया अब तो मैं स्टार बन गया हूँ, आप कल गायब हो जाओगे। ओके, आप कल गायब हो जाओगे। लेट ऋषि साहब ने कहा था कि सक्सेस शुड बी हियर, वो दिमाग पे नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट। तो आपने जो बात कही कि सुसाइड, तो इंसान फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप कर देता है। ओके। अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचते, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते, अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचते। दे जस्ट थिंक अबाउट देमसेल्व्स। मेरा यही मानना है कि जो सुसाइड करता है, आई थिंक उससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट क्राइम। आप तो चले जाते हो, आप अपने पीछे कितनी सारी चीज़ें छोड़ के जाते हो, ये आप सोच भी नहीं सकते। कैसे सोचोगे? आप तो चले गए ना, आपके माँ बाप मरेंगे ज़िंदगी भर, आपने जो पीछे कांड करके गए वो भी सफ़र करेगा। मतलब आपने जो भी गलत काम करके गए वो सारा पीछे छोड़ के जाते हो आप। तो मैं हमेशा अपील करता, किसी के हाथ में छोड़ के जाते हो आप। मैं हमेशा अपील करता हूँ, वंस के हाथों में रख के जाते हो। यस, मैं हमेशा अपील करता हूँ कि ये एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। आप एक सक्सेसफुल मॉडल नहीं बने तो नहीं बने यार, इट्स ओके। आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बने। आप 10th में फेल हो गए, नहीं, आप उसके लिए बने नहीं हो यार, आप कुछ और ट्राई करो यार। एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं। आप यार, मैंने देखा है चाय बेच के लोग लाखों रुपए बना रहे हैं, बड़ा पाव का ठेला डाल के लोग लाखों रुपए बना रहे हैं। लेकिन मोटो आज पैसे कमाना है ही नहीं है। दे हैव टू, एवरी यूथ वांट्स टू बी फेमस। अब देख रहे हो, देखो फेम बढ़ रहा है, मैं ऐसे पीछे आ रहे हैं लोग। नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। देखो, फेम और ये सब इन दिस इंडस्ट्री, ये सब दिखावा है, फैशन इंडस्ट्री, ये सब दिखावा है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 20 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में ना। अगर अल्टीमेटली यू आर नॉट गेटिंग पेड, आपके पास पैसा नहीं है ना, तो फेम वो खिड़की से बाहर निकल जाएगा। आपके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फेम का क्या करना है आपको? फेम इज वॉट? फेम क्या है? आप जानते हो ना कि भाई लोग मुझे पहचाने रियल लाइफ में, अपने टैलेंट से। रियल लाइफ में रियल लाइफ में पीपल शुड नो यू, राइट। अब आज अगर वो सोशल ऐप बंद हो जाता है, आपके मिलियंस फॉलोअर हैं, रील्स बनाते हुए, आप रैंडम कोई भी लाइक करता है, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई लंदन से, रील गायब, आप गायब, खत्म। राइट। तो मैं बोलूँगा कि जो आप मिलियंस के पीछे भाग रहे हो, आपके आजू बाजू 20-40 लोग आपको पहचानते हैं, रियल लोग, तो आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हो। व्हाट इज सक्सेस? मेरे लिए सक्सेस वो है कि मैं आप लोगों के बीच में बैठ के और प्राउडली बात करूं, आंखों से आंखें मिला के, अपनी बात रख सकूं, आपकी बात का जवाब दे पाऊं, कल अपने गांव जाके प्राउडली अपने माँ बाप,
का पैर छू के उनके साथ वक्त बिता सकूं, ग्रेट खुलेआम गांव में घूम सकूं मैं, और रात को सुकून से नींद ले सकूं मैं, मेरे लिए सक्सेस यही है। ग्रेट ग्रेट, यही सुनना था हमें और आपके ऑडियंस को और हमारे ऑडियंस को। यही सक्सेस लोग मानते हैं, बट यही सक्सेस।